जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मैं जरूर समझना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें 2009 में 23%, 2019 में 18%, 2014 में 22%, लगातार वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गिरा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार रही है। क्या बड़ी वजह देखते हैं कि क्यों आखिर जो जनाधार है, जो वोट शेयर है, वो धीरे धीरे खिसकता चला गया? चौधरी साहब, अभी हमारे जो नलेश शाही साहब बात कर रहे थे, ठीक है, हम इस बात को ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट हमारा घटा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वोट पड़ा, वो भी बात आपके संज्ञान में है। जितनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट विधानसभा चुनाव, जिससे हम अभी 21-22 में हमने देखा है जी, कांग्रेस का आधा कम हुआ है। हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके लोकसभा में निकले थी, उसकी बुनियाद में समाजवादी पार्टी का ही संघर्ष और वही वोटर था। इस बार चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी बात साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वादे किए, जो झूठे वादे हम कह सकते हैं, चौधरी साहब, आपने अभी शाही साहब ने 3 मुद्दे उठाए जी। एक कोरोना का मुद्दा उठाया, दूसरा निवेश का मुद्दा उठाया और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। ठीक है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी थी कि आप शासन सत्ता चलाए। लॉ एंड ऑर्डर में जो भारतीय क्राइम जो संस्था है, उसके जो ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये सरकार के आंकड़े मेरे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, पूरा देश प्रदेश जानता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे जमीन पे 2 रुपए नहीं आए, ये भी पूरा प्रदेश जानता है। कोरोना में इस देश ने, उत्तर प्रदेश ने, इलाहाबाद के आसपास की जो तस्वीरें दिखी, इससे ज्यादा कह सकते हैं कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ देना, इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट का उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। अखिलेश जी, क्या ये मुद्दे लोकसभा में चलेंगे? आपको लगता है ये जो 2024 का चुनाव, ये जिन कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, क्या ये मुद्दे आप चला पाएंगे जनता के सामने? अच्छा संतोष जी, ये बड़ा सवाल है। हम बहुत सारे चैनल्स पे जब जाते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी। संतोष जी, अगर ये मुद्दे भी नहीं चलेंगे तो फिर मुद्दा चलेगा क्या? आप कहते हो बेरोजगारी नहीं चलेगी, 22 करोड़ लोगों के नौकरियों का आवेदन किया, 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। महंगाई नहीं चलेगा, किसानों की बदहाली नहीं चलेगी, ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे तो फिर कौन सा मुद्दा चलेगा? किन मुद्दों पे चुनाव होगा? सिर्फ झूठे प्रचार पे चुनाव होगा क्या? तो अखिलेश जी, सवाल तो यही है कि विपक्ष आखिर किसी भी बड़ी चीज पे मुद्दा क्यों नहीं बना पाता? ये तो विपक्ष की काबिलियत पे सवाल है ना, कि आखिर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप कोविड की बात कर रहे हैं, आप क्या जनता को समझा पाएंगे? अच्छा संतोष जी, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने न खाएंगे न खाने देंगे, इस नारे के साथ ही मोदी जी आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जिस तरीके का जो जानकारी पूरे देश को दी और जिस तरीके से इन संस्थाओं ने गर्दन दबा के उद्योगपति और कंपनियों, कारोबारियों से पैसे वसूले, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये वसूली नहीं है? लेकिन अगर ये भी मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है, तब तो संतोष जी फिर इसके आगे कहने की क्या लेकिन अखिलेश जी, आपने एसबीआई का बॉन्ड का जिक्र किया, भाजपा को 6000 करोड़ मिले, तो विपक्षी दल की बात करें, इंडी गठबंधन के सभी दलों की बात करें तो लगभग 14000 करोड़ मिले। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, टीएमसी भी शामिल है। संतोष जी, जो एक लिस्ट आई है कि इस तारीख में ईडी ने छापे मारे और उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी के लिए बॉन्ड खरीदे, वो तो सूची है। ठीक है, अब कोई तरह ना समझ रही है संतोष। ठीक है, अखंड जी कैसे देखते हैं? मंच पे टीएमसी भी, ममता बनर्जी भी रहती है, अखिलेश यादव जी भी रहते हैं, आखिर वो एक चेहरा कहां है जो प्रधानमंत्री का दावेदार होगा? मैं इस बात को, ये 2 सवाल रहे हैं जी। शाही साहब ने एक सवाल किया कि मुद्दे आखिर जमीन पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी बात है, तो पहले हम शाही साहब से शुरू करते हैं जी, प्लीज। शाही साहब, ये बात ठीक है कि उतने झूठ के बवंडर हम नहीं खड़े कर पाए। 2013 में
जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट को लेके राय साहब थे और जो यूपीए की सरकार में जिस तरीके से चला था, ये लुट गया, वो लुट गया, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ये घोटाला, 10 साल की सरकार निकल गई, कितने लोगों के ऊपर साबित हो पाया, ये भी परिणाम आपके सामने है। हम झूठ का बवंडर तो नहीं बना पाते, ये हमसे नहीं हो पाता। अगर ये मेरी अयोग्यता है ना, कौन है, सवाल तो यही है। चौधरी साहब जो सांसद चुनेंगे, हमारे गठबंधन में चेहरा अखिलेश यादव है, वो प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। राहुल गांधी खड़गे साहब है, जो हमारा पूरा अलायंस है, इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको राज्य सरकारें चलाने का अनुभव है, बड़ा अनुभव है, तो वो केंद्र में उस रूप में हिस्सेदारी, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो देश का भी संचालन करेंगे। चेहरा हम चुनाव के बाद हमारे चुने हुए सांसद अपने नेता का चुनाव करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए। प्रक्रिया में आप सहभागी बने। अखिलेश, इस पर भी एक छोटा सा कमेंट मैं आपको से जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता है और खासतौर से सियासी जो दल है उनकी भी बड़ी भूमिका है कि जो वोटर है वो घर से बाहर निकले। समाजवादी पार्टी के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो वोट शेयर है वो लगातार कम होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है? जो मतदाता है वो घर पे ही ना बैठा रहे, वो बाहर निकले, मतदान करे, चाहे जिसको चुने। नहीं, हम लोग संतोष जी अपने कार्य, जो हमारे सेक्टर प्रभारी है, बूथ अध्यक्ष है, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पिछले 6 महीने से हमने एक एक बूथ पे वोट, जो लोगों के पहली बार 18 साल की उम्र जिन्होंने पार किए, उनके वोट हमने बनवाए हैं और उनको ये प्रशिक्षित किया है कि किस किस तरीके से चुनाव प्रबंधन, कैसे क्या करना है, कैसे वोट डलवाने, कैसे लोगों को निकालना है। लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती इसी में है संतोष जी कि लगभग मतदान हो और निष्पक्ष मतदान हो, और हम सब लोग इसमें चुनाव आयोग की भूमिका के सहयोग में है और ये प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा मजबूती से जमीन पे उतरे, इसके लिए हम चुनाव आयोग के साथ। बिल्कुल। देखिए, 2 बातें हैं संतोष जी। जो ये बेल्ट है, इसमें जाटों की भी संख्या ठीक ठाक है और जो किसान आंदोलन है जी, उसकी पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत जमीन रही है। शुरू से आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, बड़े किसान है, मजबूत किसान। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी से किसान लगातार संघर्ष कर रहा है। मैं इस बात से पूरी तरह स्वस्थ हूं कि जमीन पे चाहे भले ही जयंत चौधरी जी अपना संघर्ष छोड़ के बीजेपी के साथ खड़े हो गए, लेकिन वहां की आवाम बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, जो किसान तबका है। हाँ। नौजवान जो तबका है वो तबका भी बीजेपी के खिलाफ है। और ये बात सिर्फ अफवाह है कि मुद्दे जमीन पे नहीं पहुंचे हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करने की एक साजिश है। एक एक आदमी करहा रहा है संतोष जी, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान की आमदनी 23 रुपए प्रतिदिन है। बातें हम जितने मर्जी टीवी पे बड़े दिखाएं, लेकिन अंदर की हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि 2-4 लाख मतों से यहां पे फर्क परिणाम में दिखेगा। नहीं रोक पाया आप? नहीं, मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शायद उनकी भी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, अदरवाइज चौधरी चरण सिंह साहब का कुछ संघर्ष था, उसके साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए। हसन जी, कैसे हसन जी के साथ क्या हुआ? क्योंकि 2019 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, काफी अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की थी और इसका मैसेज भी जाता है। मैं शुरू करता हूं, शाही साहब ने 2-3 बातें बड़ी अच्छी रखी, मैं उसी को आगे मजबूत करता हूं। शाही साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र, एक बात थी। दूसरी बात, आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रखा कि जनता उसके साथ रहेगी जो रोड पे लड़ता हुआ दिखा है, ठीक। और तीसरी बात आपने कही कि जमीन पे जो पहले आपके दोस्त थे, अब वो उनका ये जो स्थितियां हैं वो बदली। हम एक एक बात से अगर शुरू करें तो चौधरी साहब, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी जो भी लिख के आएगी
लेके आएगी, आप क्या मानते हैं कि जमीन पर उसका कितना फर्क पड़ेगा? हर मुद्दे पे बीजेपी ने जो बात रखी, बड़ा ढोल बजा बजा के उसको कहा, और जमीन पे उसका पूरी तरह वो झूठ साबित हुआ। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसान के संपन्नता की बात हो, हम यहाँ सवाल जवाब के लिए नहीं बोल रहे थे। ये आम जनता जानती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, ये सब आम आदमी के ये दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे झूठ साबित हुई है, असफल साबित हुई है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में, ये मैं नहीं कहता, आप उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल क्या भारतीय जनता पार्टी के जो इनका शासन था उससे लड़ता हुआ कोई नेता अखिलेश यादव के अलावा दिखाए चौधरी साहब? तो रोडों पे संघर्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के समाजवादियों के अलावा किसने संघर्ष किया यूपी में? ये मैं जानना नहीं चाहता हूं आपसे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष ने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनहित में अगर कोई संगठन खड़ा हुआ है सरकार के साथ दो दो हाथ करने के लिए, वो नेता माननीय अखिलेश यादव जी और वो संगठन समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश जी परिवार नहीं संभाल पाया। आप ये मानते हैं कि आप नहीं मानते? बड़े नेता आपसे छिटक गए हैं, चाहे हम मनोज पांडे की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, पल्लवी पटेल की बात करें, आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, ये कभी आपके सहयोगी हुआ करते थे। ठीक है चौधरी साहब, तीसरी बात जो थी, आपने जमीन पे हमारे सहयोगियों की बात की जो कल हमारे साथ थे, आज जो हमारे अपोजिशन में है, ठीक है, उनके अपने वो समाज हित की जो बात करते थे चौधरी साहब, किसानों की बात करते थे, और बीजेपी में गए, क्या मुद्दों के साथ गए? मुद्दों के साथ नहीं गया। जो सुभाषपा के चाहे राजभर की बात करें या और लोगों की बात करें, इनके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए आप पाला बदल सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे आप हमारे साथ खड़े हुए थे, हमारा नेता तो चौधरी साहब आज भी उन मुद्दों के साथ उस सत्ता से टकरा रहा है। ये बात अलग है कि उन लोगों ने अपनी किनारे करके सत्ता के साथ बैठ लेना उसे समझा। ये विपरीत परिस्थिति है इस समय इस देश में, जब पूरे विपक्ष को आप किसी को जेल में डाल दे रहे हो, किसी के खाते सील कर दे रहे हो, उस दौर में एकमात्र अखिलेश यादव हैं जो सीना तान के उसके साथ दो दो हाथ। आपके पास अखंड जी, क्या आपको लगता है अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, अनुशासन की कमी, जैसे कि अखंड जी कह रहे हैं, मेहनत करने की क्षमता, लगातार चुनाव लोगों से संवाद करते रहना अलग अलग माध्यमों से, क्या ये इस कमी को महसूस करते हैं आप? और वही उसी की वजह से वो शेयर भी कम हो रहा है और लोगों के बीच में पहुंच भी कम होती जा रही है? नहीं, इसको अगर संतोष जी आप देखें 2004 से 2014 से पहले, 2000 से 2014 के बीच में उत्तर प्रदेश को ही ले ले तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति, और लोग भारतीय जनता पार्टी की सिंबल पे चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं होते थे। 4000 5000 वोट विधानसभा में पड़ते थे, 40-45 सीटें भाजपा की आती थी। एक दौर हुआ है ये। आज के दौर में बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके की जो भारत के लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो संस्थाएं, उनको जिस तरीके से अपने हित में उपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करके शासन सत्ता किसी भी तरीके से हाथ में रहे, उस नीति पे जो चले हैं, वो चीज थोड़े दिन तक तो मजबूत दिख सकती है, लेकिन इस तरीके की नीतियों का लंबे समय तक जनतंत्र में प्रभाव नहीं रहता। बिल्कुल संतोष जी, एक भ्रम था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे, इस तरीके के एक परसेप्शन बना। उन्होंने खुद, चाहे भले ही ये झूठ हो, उन्होंने खुद अपने को पिछड़ा बनाया और बना के पूरे देश में पेश किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, आप जिस लखनऊ से बैठ के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां ये मामला भी ठंडा नहीं है। 18,000 लोगों को अपॉइंटमेंट आपने अभी तक नहीं दिए जो पिछड़ों की थी। ठीक, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पिछड़ों की स्थिति क्या है, एक भी प्रोफेसर नहीं है आपका ओबीसी का। पूरे भारत सरकार के मंत्रियों के जितने सचिवालय हैं,
वहां पे स्थिति नगण्य है। आरक्षण आपने निपटा दिया, लेकिन अखिलेश जाति जी, जनगणना अगर करना नहीं समर्थन की चाहते। बात करें, देखिए चुनाव जो है समर्थन पर ही उसका आधार है। वोट शेयर आप देख रहे हैं ओबीसी का लगातार बीजेपी के खाते में, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कुछ तो बड़ी वजह होगी, चाहे वो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ हो, चाहे योजनाओं का लाभ मिला हो, बड़े बदलाव की आहट हो, कुछ तो रहा होगा कि जो वो वोट शेयर बढ़ा है। अच्छा संतोष जी, जो ये मुद्दे हमने बताए कि जो 18,000 शिक्षक जो ओबीसी के लगने थे, वो बीजेपी ने बेईमानी कर ली, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ओबीसी इस बात का बदला नहीं लेगा? एक परसेप्शन था ना संतोष जी कि बीजेपी के जो ये भारत की जो सरकार है ये पिछड़ों का अधिकार देगी, नौकरियां तुमने खत्म कर दी, जो पीएसयू जो इंस्टीट्यूशन थे वो तुमने बेच दिए। इस देश में ये बात अगर किसी वर्ग को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग ही किसान है, पिछड़ा वर्ग ही किसान है, हम सब कुछ किसान है। किसान का बेटा जो खेती करता है वो ये बताना आजकल शर्म मानता है कि मैं खेती करता हूं। तो जो ये स्थिति पिछड़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाके खड़ी कर दिए, जिस उम्मीद से ये परसेंटेज आप वोट बढ़ा था, आप 24 में देखेंगे ये बुरी तरह गिरेगा संतोष जी, क्योंकि पिछड़े बुरी तरह ना उम्मीद है भाजपा। अखंड जी, अखिलेश जी, मुझे लगता है कि अगर कोई अभिनय के माध्यम से ये लोगों ने नेतृत्व किया है, इसीलिए इनको हम अभिनेता कहते हैं, अगर इनके दिमाग में ये बात आई है कि हमें समाज के बीच में जाके समाज के मुद्दे उठा के और कार्यकर्ताओं के साथ हम समन्वय बिठा सकते हैं, उनके साथ उस तरीके से कदम मिला के जनता की आवाज उठाएं, और अब हम अपना एक काम जो हम रोजी रोटी के लिए करते थे, जो व्यक्तिगत जीवन के लिए था, जो अपना था, अब सामाजिक कर्तव्य भी वो निभाना चाहते हैं, तो उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हूं कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब आम कार्यकर्ता इससे उपेक्षित होता है। इस बात से मैं नकारता नहीं जी, कई बार। बिल्कुल। अखिलेश जी, बस समय की बेहद कमी, 30 सेकंड, 5 बड़े मुद्दे बता दीजिए जो आप लोगों के बीच में जाएंगे। आपने कई मुद्दे गिनाए, महंगाई, बेरोजगारी, कोविड, लेकिन क्या ये जनता को आप समझा पाएंगे? आखिरी सवाल, 30 सेकंड। मेरा सिर्फ एक, हमारे पार्टी और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का इस चुनाव में जनता के बीच में जाके सिर्फ एक ही बात समझाना है कि ये झूठ पे खड़ी हुई व्यवस्था है। इस सिस्टम में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, जो वादे किए गए थे सब झूठे थे। हमारा रोड मैप है, हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए जो हमने काम किए थे पहले, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत संक्षिप्त में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं 2 सेकंड में, नेता वो होता है जो नीतियों का नेतृत्व करे। पॉपुलर होना, भीड़ को अपने पीछे चलाने वाला नेता नहीं है। बीजेपी के पास नीतियां नहीं। धन्यवाद।